हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा एक बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसे बोला गया है, अ विनर इज़ अ ड्रीमर। मतलब जो जीतता है वही सपने देखता है। और वो जो जो ड्रीमर होता है वो कभी भी अपनी जो भी गोल्स होते हैं उसकी लाइफ में, जो उसे अचीव करना होता है, उसके लिए कभी भी गिव अप नहीं करता है। ऐसा ही कुछ स्ट्रगल था नेल्सन मंडेला साहब का, जिन्होंने अपार्थीड मूवमेंट चलाया और विश्व में जो ब्लैक और वाइट के बीच का एक डिस्क्रिमिनेशन था उसके लिए बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने साउथ अफ्रीका के। तो इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में बड़े अचीवमेंट लिए हैं और लोगों की जो सुविधा है, लोगों की भलाई के लिए बहुत ही बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इनके द्वारा। इंडिया ने भारत रत्न भी दिया है इनको। तो आप इसके बारे में आइडिया रखिएगा और अपनी लाइफ में ये सब जो मैं मोटिवेशनल कोट बताता हूँ इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ और दे देता हूँ आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे टोटल, तो अब इस समय टोटल जो कोरोना पेशेंट्स हैं लगभग 2,56,14,821 टोटल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के अब तक आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो 8,54,034 लोगों की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से। उसके बाद रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,79,15,674 लोग रिकवर कर गए हैं टोटल। अगर टॉप कंट्रीज़ देखेंगे तो टॉप पे यूएसए, दूसरे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवे पे पेरू बना हुआ है। इसी में आप देखेंगे इंडिया जिस तरीके से टॉप पे है, अब शायद कल या परसों में मेरे को लगता है कि ये इंडिया सेकंड नंबर पे आ जाएगा। वहीं इंडिया के अगर आप टोटल पेशेंट्स देखेंगे तो लगभग 36,87,939 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे 28,37,377 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो गए हैं। और इसमें अगर टॉप कंट्रीज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये सब टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, जो टॉप 5 स्टेट्स हैं इंडिया के, जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ रहे हैं। आइडिया रखिएगा ज़रूर। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी आप देखेंगे बिजनेस टुडे के द्वारा अभी पैंडमिक जो टाइम इस समय जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जब पूरे वर्ल्ड में इस समय आप बोल सकते हैं ये पीक टाइम, अप्रॉक्स पीक टाइम चल रहा है, जब पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी आप देखेंगे कोलैप्स करती हुई जा रही है। वहीं चाइना ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। 3.2% की ग्रोथ के साथ चाइना आप देखेंगे जून से अप्रैल जून के जो क्वार्टर है इसमें इसकी ग्रोथ देखने को मिली। तो एक आप बोल सकते हैं इट इज़ अ वेरी वेरी गुड economic growth in condition like COVID-19, when COVID-19 is impacting our economy and the world economy to its fullest। जीडीपी जो है इस समय वर्ल्ड की एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की अगर आप देखेंगे, जापान की -7.6%, यूएस की -9.5%, जर्मनी की -10.1%, कनाडा की -12%, इटली की -12.4%, फ्रांस की -13.8%, यूके की -20.4% और इंडिया की सबसे बुरी आप बोल सकते हैं -23.9%। तो ये आलम है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का और ये आलम है चाइना का। तो आप समझ सकते हैं चाइना क्या कुछ अपनी जो उसके अचीवमेंट है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो कितना मजबूत है, जो इस पूरे कोविड-19 भी उसको हिला नहीं पाया। फिर आप आज यहाँ पे मैं बात करूँगा जीएसटी की। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें आप देखेंगे बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती हैं। अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स बेसिकली आप देखेंगे नॉर्मली जैसे आप जो भी चीज़ डे टू डे लाइफ में खरीदते हैं, जैसे बिस्किट हो गया या फिर कोई निरमा पाउडर हो गया या फिर शैम्पू हो गया या फिर कोई भी दूसरी चीज़ जो आप यूज़ करते हैं अपने अपने लिए या फिर अपने से रिलेटेड चीज़ों के लिए, दैट इज़ व्हाट यू कॉल गुड्स। सर्विसेज क्या बोलते हैं? जैसे आप लेट से कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे दवा लेते हैं, उससे अपना इलाज कराते हैं, उसको उस चीज़ की फ़ीस देते हैं, तो आप उसको किस चीज़ की फ़ीस दे रहे हैं? सर्विसेज की फ़ीस दे रहे हैं। इसी तरीके लॉयर हो गया या फिर दूसरा की कोई सीए हो गया, उन सब लोगों को जो सर्विसेज आप लेते हैं उन सर्विसेज की जो चार्ज होता है दैट इज़ वेयर यू कॉल दो सर्विसेज, उसकी के बिहाफ पे टैक्स दिया जाता है, टैक्स लेती है सरकार हमारे देश की। तो यही गुड्स एंड सर्विसेज का जो टैक्स होता है इसे आप बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि एक आप बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इसे आप बोल सकते हैं रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्यों? क्योंकि ये जो है सब पे बराबर लगता है। रिग्रेसिव टैक्स आप देखेंगे जैसे एक गरीब आदमी अगर पार्ले जी का बिस्किट खाता है,
उसे 2 रुपये का मिलता है। वहीं अगर धीरू भाई अंबानी का लड़के जो है, जैसे लेट्स से कि अंबानी साहब अगर वो बिस्किट खाएंगे उनको भी वो 2 रुपये का ही पड़ेगा। तो फिर आप सोचिए कि एक गरीब और अमीर के बीच में क्या ही डिफरेंस रहा। वो भी 2 रुपये पे कर रहे हैं, इसके ये भी 2 रुपये पे कर रहे हैं, तो सब पे बराबरी। वहीं आप देखेंगे जो जितनी भी हमारे वर्ल्ड में जो टॉप इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स जिसे आप बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, ये कम होता है, और जो प्रोग्रेसिव टैक्स जिसे आप डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं वो ज़्यादा होता है। मतलब जैसे अब इसी से एग्जांपल आप लीजिए, जैसे ये बूढ़ा आदमी है, कोई इसे कोई काम कर रहा है जिसमें ये काफ़ी इसकी कम सैलरी है, तो शायद ये डायरेक्ट टैक्स के दायरे में ही ना आए। वहीं अगर अंबानी साहब हैं, अंबानी साहब आप देखेंगे तो ये टैक्स के दायरे में आएंगे और ये ह्यूज टैक्स पे करेंगे, ह्यूज डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। तो इस वजह से आप देखेंगे प्रोग्रेसिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गरीब आदमी नहीं पिसता है, सिर्फ जो जिसके पास तथा है, जिसके पास काबिलियत है, जिसके पास वो इनकम है, उसी को ही टैक्स देना है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव। और उसके बाद आप जीएसटी देखेंगे तो जीएसटी बेसिकली 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स। इसमें बेसिकली आप देखेंगे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, ये जो भी स्टेट में सेल होती है उसमें सेंटर और स्टेट का अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। उसमें जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल 18% एसजीएसटी और सीजीएसटी इंक्लूड। इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है? इंटीग्रेटेड टैक्स बेसिकली जैसे लेट से कोई अगर स्टेट है गुजरात, गुजरात से कोई गाड़ी बिकने को आई यूपी में वो गाड़ी बिकने को आई, तो रास्ते में बहुत सारी जो उसको मतलब टैक्स है वो बेसिकली उसको देना पड़ेगा। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली जैसे 1 लाख की ये गाड़ी है और इस पे मान लीजिए आईजीएसटी है, आईजीएसटी जो लगता है वो इंटीग्रेटेड मतलब जहाँ पे वो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पे वो चीज़ बनाई गई है वहीं पे वो टैक्स लगता है, जिससे कि बार बार वो टैक्स देने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था पूरा सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में। अभी आप यहाँ पे देखिए फ्रांस, अगर थोड़ा हिस्ट्री के देखेंगे तो फ्रांस पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था 1954 के अंदर में। और अगर आप देखेंगे लगभग 160 कंट्रीज़ ने इस जीएसटी टैक्स सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं जीएसटी का जो अलग अलग देश हैं वो कितने कायदे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे वो दूसरे कंट्रीज़ में फ्लॉज नहीं इतने निकल के आते जितने फ्लॉज हमारे कंट्री में निकल के आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि रिप्लेस किए गए जीएसटी के अंदर में वो थे एक्साइज ड्यूटी, वैट और सर्विस टैक्स। ये सारे जो है अमलगमेट करके इनको अब जीएसटी के दायरे में ला दिया गया। तो सभी पे सिर्फ एक टैक्स लगता है, दैट इज़ जीएसटी। इसे पार्लियामेंट के द्वारा 29 मार्च 2017 के अंदर में पास किया गया था और ये इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 को। इसे बेसिकली आप देखेंगे 101st अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंक्लूड किया गया था। और इसे जो इस बिल का नंबर था वो था 122 जो बिल था वो इसका नाम था, जिसको इंट्रोड्यूस करके फर्दर बाद में अमेंड किया गया। तो इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग जो जीएसटी है उसको 5 स्लैब्स में डिवाइड किया गया है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये जो 28% है इसको कहीं ना कहीं बोला गया था कि कम करके सिर्फ 0, 5, 12 और 18% तक ही रखेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। आगे आप देखेंगे जो प्रोडक्ट जिन पे टैक्स नहीं लगाया जाता है जीएसटी, जिनके जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते वो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इस पर जीएसटी अभी नहीं इसमें लगाया जाता है। उसी के बाद अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो शराब होती है, बियर होती है, ये सब पे कोई भी जीएसटी नहीं लागू होता। उसी तरीके इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जीएसटी नहीं लगता, तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट चाहे वैसे इसमें अपना टैक्स लगा सकती हैं, वैसे उसमें अपना चाहें तो अपनी जिस भी लेवल पे वो मान लीजिए रेवेन्यू उनका कम आ रहा है तो वो बढ़ा घटा सकती हैं, जिससे कि उनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता रहे। तो ये बात बोली जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे जो जेम्स वगैरह हैं इन पे भी स्पेशल रेट पे लगाया जाता है, स्पेशल थोड़ा जीएसटी लगाया जाता है, 0.25% एक्स्ट्रा रफ प्रेशियस जो होते हैं और सेमी प्रेशियस जो स्टोन्स होते हैं इनमें, उसके 3% का एक्स्ट्रा जीएसटी लगाया जाता है गोल्ड पे। इसी वजह से आप देखने को मिलेगा कि जो प्रेशियस, सेमी प्रेशियस और गोल्ड जो जैसी चीज़ें होती हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा ये महंगी होती हैं। इन एडिशन आप देखेंगे सेस और लग्जरी कार्स पे ये बेसिकली आप देखेंगे सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स।
सेस बेसिकली आप देखेंगे पर्टिकुलर किसी जो किसी मान लीजिए एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए पर्टिकुलर एजुकेशन सेस हो, तो सिर्फ एजुकेशन के ही लिए जो पैसा यूज़ किया जाएगा दैट इज़ व्हाट यू कॉल एजुकेशन सेस। एनवायरनमेंट के लिए जो यूज़ किया जाएगा दैट इज़ व्हाट यू कॉल एनवायरनमेंट सेस। तो इसी तरीके अलग अलग चीज़ों में सेस लगाया जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सुना होगा, लग्जरी कार्स पे, टोबैको प्रोडक्ट्स पे ये सब एक्स्ट्रा लगाया जाता है। GSTIN जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया था इंफोसिस टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, जिसे नारायण मूर्ति की आप कंपनी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क जो है ये प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो कि मेंटेन करी जाती हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसे बेसिकली काम अटैच किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसमें आप अगर आप देखेंगे बेसिकली जो ये पूरी तरीके जो ये पूरा सिस्टम है ये पूरी तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, और इसमें इक्वल शेयर्स देखने को मिलते हैं GST के, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे GST काउंसिल के बारे में, तो GST काउंसिल सबसे पहले इसको हेड किया जाता है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो भी और दूसरा आगे फ्यूचर में आएगा जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके द्वारा इसे हेड किया जाता है। इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले 50% मेंबर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ये कोरम है, मिनिमम कोरम। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो स्टेट का जो इसमें पावर का वोटिंग पावर है, अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तो वो 1/3 होती है, और जो स्टेट्स होते हैं उनकी 2/3 वोटिंग पावर होती है। मतलब जो GST काउंसिल है इसमें ज़्यादा तवज्जो दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसमें चलती ज़्यादा सेंटर की है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो सेंटर की गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट स्टेट्स में है। इस वजह से जो ये बोलते हैं वही ये स्टेट्स करते हैं, जिस वजह से इनकी दादागिरी अल्टीमेटली चलती है। अभी आप देखेंगे कि इसका जो सारा जो डिसीजन जो भी फिर फाइनली लिया जाता है वोटिंग के बाद, उसे 3/4 जब मेंबर्स अप्रूवल दे देते हैं तब वो डिसीजन फाइनलाइज कर दिया जाता है। इसमें बेसिकली आप देखेंगे कई बार टैक्स को, किसी प्रोडक्ट को टैक्स के दायरे में लाना है या हटाना है, किसी प्रोडक्ट को टैक्स में किसी प्रोडक्ट में टैक्स कम करना है या बढ़ाना है, वो सब पे डिपेंड करता है। इसी वजह से GST काउंसिल को रखा गया है, जिससे कि टैक्स को घटाया बढ़ाया जा सके, और स्टेट्स को जो टैक्स बांटा जाता है पूरा कलेक्शन के बाद, GST कलेक्शन जो आता है हमारे देश में उसके बाद जो डिवाइड करने का तरीका है वो सब यहीं से डिसाइड होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आइडिया रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे 3 साल पहले सेंटर और स्टेट्स जो थे वो एक ग्रैंड बारगेनिंग हुई, जिसमें कि आप देखेंगे GST को जो पूरे देश के जो टैक्सेस हैं उनको यूनिफाई करके एक टैक्स बनाया गया GST जिसे बोलते हैं। इसमें प्रॉमिस किया गया कि जो गैप है, जो रिम्बर्समेंट की जो प्रोसेस है उसमें 14% अश्योर्ड, 14% ईयर ऑन ईयर टैक्स ग्रोथ फॉर 5 ईयर्स। मतलब अगर कोई भी जैसे स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में मान लीजिए स्टेट को पैसे की कमी पड़ गई तो इसमें 14% का जो एक एडिशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा स्टेट्स को, जिससे कि वो अपने खर्चे को वहन कर सकें। वो सब स्टेट्स सेंट्रल के द्वारा प्रॉमिस जो किया गया अभी धरा का धरा रह गया। जब हमारी जो इकॉनमी है पैंडमिक की वजह से पूरी तरीके क्रंच आ गया है, अभी आप देखेंगे जो निर्मला सीतारमण जी हैं इन्होंने बोला है स्टेट से पूरी तरीके अपना पल्ला जो प्रॉमिस काउंसिल करती है उन्होंने अपना पूरा ये अपना एक तरीके से अपना पल्लू झाड़ दिया कि अब नहीं हम आपकी बात कोई भी सुनेंगे, और अगर स्टेट्स को पैसा चाहिए तो वो जाएं RBI के पास, RBI से पैसा उधार ले, या फिर दूसरे वो तरीके अपनाए जिससे कि वो हेल्प बस ले सकते हैं सेंटर से कि वो RBI से पैसा किसी भी कम दर पे ले सकें। अभी हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, इन्होंने बोला कि ये जो पैंडमिक की वजह से इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, हमारी जो गड्ढे में जा रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एन एक्ट ऑफ गॉड। तो मतलब इसमें बोल दिया गया कि भगवान की वजह से, भगवान की ये करवा रहे हैं कि हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, भगवान की ये मतलब बोल सकते हैं गॉड को पूरी तरीके रिस्पॉन्सिबल पहुंचाया गया। वहीं आप देखेंगे वहीं चाइना अपनी इकॉनमी मजबूत करके चल रहा है, 3.2% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। वहीं इंडिया -23.4 के दर से नीचे जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हमारे जो इकॉनमी है, हमारी इकोनॉमिक डिप जो है वो और जो चाइना की जो इकॉनमी है उस पर किस लेवल पे डिफरेंस है।
फिर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं चाइना से, चाइना हमसे लड़ाई करता है या फिर दूसरी चीज़ें, तो उसमें हम चाइना को बोलते हैं कि नहीं, चाइना किसी काबिल नहीं है, हम चाइना को किसी भी उस पर हर फ्रंट पे जीत जाएंगे। तो आप देखिए ना, एक हर जगह आप एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप चाइना को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायलेटरली हर जगह आप उसको ध्वस्त करने की कोशिश करिए, ना कि सिर्फ आप अपने जो बोल रहे हैं उससे ही आप चाइना को नीचा मत दिखाइए। ऐसा आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया मैं, लेकिन हकीकत यही है। अभी आप देखेंगे जो इकोनॉमिक बैटल्स हैं पैंडमिक और रिसेशन के बीच, महामारी और मंदी के बीच में जो एक युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें आप देखेंगे जो हमारी जो एक्सपेंडिचर, जो हम खर्चा करने का जो है, हम लोग जो मार्केट में पैसा खर्च करते थे, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई। और आने वाले टाइम में अगर ये ना बढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा और दिक्कतों का सामना कर सकना पड़ सकता है। स्टेट्स के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, और जो भी जहाँ पे भी जो, जब हमारी देखिए इकॉनमी हमारी टोटल डिपेंड करती है डिमांड और एक्सपेंडिचर पे। जब मार्केट में डिमांड आती है तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो माल बनाता है। जब ये माल बनाता है तो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है, ज़्यादा लोगों के पास पैसा आता है। जब पैसा आता है तो फिर वो लोग वही जो माल खरीदते हैं जाके, जिससे कि ये हमारी इकोनॉमी, डिमांड और सप्लाई की जो चेन है ये बनी रहती है। ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा सप्लाई होगी, इकोनॉमी अच्छी चलेगी। डिमांड कम आएगी, सप्लाई कम होगी, हमारी इकोनॉमी गड्ढे में जाएगी, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्टेट्स जो हैं इन्होंने बता दिया है पहले ही कि वो अपना जो रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है वो उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो उनके जो सोर्सेज थे इनकम के वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं। उनके पास जो पैसा जो है वो सेंटर के द्वारा जो दिया जाता है वो काफ़ी कम पहुंच रहा है। इस वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिससे कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पे नहीं कर पा रहे हैं। और जो दूसरे स्टेट में पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, और जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स होती है, सब्सिडी स्कीम्स होती है, उन सब के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब सेंटर को एक बेहतर और सार्थक कदम उठाना होगा। इसमें देखेंगे आपकी कई जो चीज़ें स्टेट्स के लिए जो सही नहीं है वो ये है कि स्टेट्स के पास कोई भी विकल्प नहीं है कि वो कैसे वो पैसा कलेक्ट कर सके, कि पैसे कहाँ से लेके आए। जब सेंटर उनका साथ नहीं दे रहा है तो वो कहाँ तक सोवरेन बॉन्ड्स इशू करेगा, और जो लोन है वो कहाँ तक लेगा। जो कि जब लोन आप ले भी लें, मान लीजिए आप लोन ले लिए, लोन लेके जब आप उसको पे करने की आपकी औकात नहीं है, आपकी तथा नहीं है, तो फिर वो आप लोन लेने का क्या फ़ायदा। इसलिए बेहतर है कि आप जितनी चीज़ें हैं उनमें भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखिए। दूसरी चीज़ ये, सेंटर जो चाहता है कि वो कमांड करता है स्टेट्स को कि वो लोअर रेट्स में बोरोइंग करवा देगा, हेल्प कर देगा स्टेट्स को, भी पैसा मिल जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जितना बोलना आसान है उतना है नहीं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसा रिजर्व बैंक से लगभग 1,62,000 करोड़ के आसपास लिया, और अब कंटिन्यूसली यही रिजर्व बैंक से फिर से पैसा दिलवाना कहीं ना कहीं एक, आप समझ सकते हैं कि जो हमारा कंटिजेंसी फंड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं सही स्टेप नहीं होगा। उसके बाद स्टेट्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर से बोरो कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो रिसेशन है जिसकी वजह से हमारा फिस्कल स्टिमुलस जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो नीचे आ रहा है, जो हमारा जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं इनको अभी से अगर कंट्रोल ना करी गई तो आने वाले टाइम में हमें अपनी इकोनॉमी में और ज़्यादा बड़े लूप होल्स और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मैक्रो इकोनॉमिकली अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, जॉब प्रोवाइड करें प्रॉपर लोगों को, जिससे कि एक जो इकोनॉमी है वो चलती हुई नज़र आए। और जो जीएसटी वगैरह है, कलेक्शंस, ये सब अच्छे हैं। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हर महीने ऑन एन एवरेज 1 लाख से 95,000 करोड़ के बीच में जो जीएसटी कलेक्शंस आता था हमारे देश में, वो अब घट के लगभग 65,000 55,000 के बीच में आ चुका है। तो सोचिए कि कैसे इन स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा मिलेगा। पांचवा अगर आप देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जो प्रॉमिस किए जाते हैं कोविड-19 के टाइम पे, जो प्रॉमिस किए गए कि एक हम लोग सारी चीज़ें जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो भी एक हेल्प प्रोवाइड करने की बात की गई स्टेट के लोगों को, वो हेल्प कैसे वो जो हेल्प प्रोवाइड करी जाए, और इसमें इन सब का एक जो
ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ना टूटे, ऐसा बोला जा रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिश्ता होता है, उसे बेसिकली आप देखेंगे कि कैसे मजबूती से नेशनल लेवल की गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट मिल के चले, जिसे ही बेसिकली बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश के 7th शेड्यूल में पावर्स को डिवाइड किया गया है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब आप देखेंगे जो स्टेट के पास वो लिस्ट में जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ उसमें स्टेट लॉ बना सकती है। नेशनल जो करंट सेंटर लिस्ट होती है उसमें आप देखेंगे सिर्फ जो सेंटर है वो लॉ बना सकता है। वहीं जो शेयर्ड जो लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसे आप बोलते हैं, उसमें दोनों लोग मिल के काम कर सकते हैं और दोनों लोग मिल के एक लॉ को बनाते हैं। तो ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा बन जाता है ऐसे टाइम पे जब हमारा देश पूरे एक बुरी दौर से गुजर रहा है कि स्टेट और सेंटर मिल के काम करे, जिससे कि एक बेहतर समन्वय देखने को मिले। अगर आप देखेंगे नया एक बार्गेन जो है, ग्रैंड बार्गेन मस्ट रिकॉग्नाइज द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड ईयर। जो हमारे देश में थर्ड ईयर जिसे आप म्यूनिसिपैलिटी पंचायती राज बोलते हैं, जिसे लगभग 28 साल पहले इम्प्लीमेंट किया गया था, 73rd से पार्लियामेंट और 74 से म्यूनिसिपैलिटी। ये सब जो चीज़ें लोकल गवर्नमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए लाई थी, लोकल गवर्नमेंट में फंडिंग, फंक्शंस और फंक्शनरीज को कैसे अच्छे से पैसा पहुंचाया जाए जिससे कि एक ग्रास रूट लेवल पे काम होता हुआ दिखाई दे। लोकल बॉडीज़ जो है उनको वो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जिसमें कि आप देखेंगे जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं स्पेशली अर्बनाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो बढ़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 2% बोला गया कि एक्सक्लूसिवली रखा जाएगा अर्बन और रूरल बॉडीज़ के लिए, जिससे कि वहाँ के रेवेन्यू ऑटोनॉमी इंश्योर करी जा सके। टोटल एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे आप जो पंचायत, डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ में वो दिया जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। जीएसटी कंजप्शन टैक्स जो है वो हर सिटीज़न के द्वारा जो पे किया जाता है, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि सभी को, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको सुविधा भी अवेल करने का पूरा हक है। अच्छा पानी मिले आपको, अच्छी अच्छी रोड मिले, अच्छी सारी चीज़ें सुविधाएं मिले, ये सब जो है आपके अधिकार हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसको सारी चीज़ों को प्रॉपरली लेके चलना चाहिए। इक्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है इसको इम्प्रूव करनी चाहिए। टैक्स बेस को जो है कायदे से लेके चलना चाहिए, जिससे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो लोअर टीयर्स में वो कहीं ना कहीं बनी रहे। तो ये था टोटल जीएसटी से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर यहाँ पे प्रशांत भूषण साहब की बात की जा रही है, इनके ऊपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया, 3 महीने तक का से अधिकतम जेल के प्रावधान है, जिसमें आप देखेंगे अभी प्रशांत भूषण साहब ने 2 जो ट्वीट किए थे जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट इनसे गुस्सा हो गया। और इन्होंने पहले ट्वीट में बोला कि जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बिना हेलमेट और मास्क के ये 50 लाख की गाड़ी, जो कि एक बीजेपी की नेता है, और राजभवन के अंदर चलाते दिखाई दिए। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बहुत ही मतलब एपेक्स, आप बोल सकते हैं एपेक्स ऑफिसर है, जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अपहेल्ड करता है, उसको संविधान को का एक सर्वोच्च पद पे होता है। तो उसको ये सब चीज़ें अगर ऐसे करेगा तो उसकी वो शोभा नहीं देती। इसी बिहाफ पे प्रशांत भूषण साहब ने ये ट्वीट किया था। लेकिन ये ट्वीट और दूसरा ट्वीट जिसमें इन्होंने बोला था कि पिछले 6 सालों में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके डिस्ट्रॉय हो चुकी है और एक तरीके से फॉर्मल इमरजेंसी लगी हुई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल उन्होंने ठहराया कि ये सब होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पिछले जो 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इंक्लूडिंग जो अभी के हैं, ये इनका जिन्हें आप इनका नाम बोबडे साहब जो हैं, इनको बोबडे साहब को भी इंक्लूड किया गया इसमें। उसके पहले जो थे आप वो सबको, पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनको इंक्लूड करके बोला गया कि कैसे ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी डेमोक्रेसी को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने में। और ये जो इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के तहत, इसमें बोला गया कि 3 महीने की इनको जेल जाना पड़ेगा और इनको 3 साल के लिए लीगल प्रैक्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की है उससे बार कर दिया जाएगा, मतलब उनको प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं होगा। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का कहीं इनटॉलरेंट जो साइड है वो निकल के आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अल्टीमेटली हमारे देश के जो एक जाने माने और एक हमारी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू, एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए जो काम करते हैं जो लॉयर्स हैं, वो उनको कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़े करते हुए अपनी इंटॉलरेंट साइड दिखाई और उनको उनके ऊपर पीनल पनिशमेंट लगाई, जो कि सही नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो
वो उसे बेहद इंटॉलरेंट होना चाहिए, अपने क्रिटिसिज्म को एक ऑप्टिमिस्टिक वे में लेके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे देश के, उन्हें चाहिए था कि वो अपना इस जो उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया इसके लिए वो भी अपोलोजाइज़ कर सकते थे, वो भी थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से एक सॉफ्ट मैसेज दे सकते थे कि हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट को पूरा उन्होंने उसको लपेटे में लेके उनको उन्होंने जो प्रशांत भूषण की ट्वीट है उसको बोला कि ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें जो है ये इसको आप समझ सकते हैं क्या है क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये सिर्फ मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में कंटिन्यूसली अच्छे से डिस्कस किया है, तो आइडिया रखिएगा इस बारे में। फिर यहाँ पे बात की जा रही है एनवायरनमेंट की, इसमें अभी आप देखेंगे जो अभी एनवायरनमेंट जो है हमारे देश की, जब भी चुनाव होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में चुनाव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं लोकसभा वाले, कहीं पे भी आप देखेंगे कि कभी भी एनवायरनमेंट को एक नेशनल इशू नहीं बनाया जाता। बनाया क्या जाएगा, राम मंदिर बनाया क्या जाएगा, जो हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल वायलेंस है वो सब चीज़ें, उसके बाद धर्म को, उसके बाद सेकुलरिज्म को, ये सारी चीज़ें मुद्दे बनाई जाती हैं। जबकि ज़रूरत क्या है, ऐसे बेसिक मुद्दों को एड्रेस करना। एनवायरनमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद आप देखेंगे जो हमारी इकोनॉमी हो गई, जो हमारा डेब्ट हो गया, जो हमारा जो ये जो आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, ये सब चीज़ों को मुद्दा बनाना चाहिए, लेकिन ये सब मुद्दे नहीं बनाए जाते। और फिर अल्टीमेटली निकल के चीज़ें यही आती हैं कि हमारा एनवायरनमेंट की जो इंडेक्स है वो नीचे जा रही है, हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो पिछले 40 साल में सबसे नीचे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो निकल के आती वो सब का कारण यही है कि हमारे देश में जब भी चुनाव होता है लोगों को इनफैक्ट ये गवर्नमेंट्स की मुझे नहीं लगता गलती है, ये गलती है लोगों की जिन्हें मुद्दे ही यही अच्छे लगते हैं, जिन्हें मुद्दे ही आप देखेंगे नेशनल टीवी में जो आजकल न्यूज़ चलती है उसमें कोई बाढ़ की बात नहीं करता, कोई बच्चों के एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता, कोई बच्चों की एजुकेशन पे बात नहीं करता, कोई जो रियल इश्यूज़ है उस पर बात नहीं करता। इनफैक्ट बस हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, कैसे नेशनलिज्म के मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, कैसे सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के पूरी मीडिया जो इस समय हमारा जिसे आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं उस पर लगा हुआ है, लेकिन नेशनल इश्यूज़ को के बारे में कोई बात नहीं करता। तो यही सारी चीज़ें, इनको एड्रेस नहीं किया गया अगर कायदे से, अगर इनको आप पॉलिटिकली वेपनाइज नहीं किया गया इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को, तो ये सब अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं। जिस वजह से आप देखेंगे इंडिया की जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है वो 180 देशों में, आप सोचिए हम 168वें नंबर पे हैं, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 12 पीछे 180 से। जिस वजह से आप देखेंगे कितना ज़्यादा हमारे देश में एनवायरनमेंट पे क्या ही सरकार ध्यान दे रही है, क्या ही सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। तो आप देखेंगे 2006 में जो रैंक हमारी 118 हुआ करती थी वो 2010 में बढ़ के 123 हो गई, 14 में 155 और 18 में 177, मतलब वर्स दैन दिस। सिर्फ मतलब आप बोल सकते हैं टॉप बॉटम से टॉप 3 में हैं हम लोग। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा हमारे देश में एनवायरनमेंट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एनवायरमेंटल जो परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे बेसिकली डेवलप किया जाता है येल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसको कोलैबोरेट किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉइंट रिसर्च सेंटर फॉर यूरोपियन कमीशन। तो आप इसके बारे में ज़रूर आइडिया रखिएगा कि पहले तो हमारी रैंक कौन सी है, तो ये है 177th, और इसे किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो येल यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये इस बारे में आप आइडिया ज़रूर रखिएगा अच्छे से, क्योंकि आप देखिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। और पिछले लेक्चर कल के लेक्चर में मैंने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे डिस्कस किया था, उस पर भी आप थोड़ा सा जो भी नोट्स जहाँ पे भी प्रिपेयर करते हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। और दोस्तों हमारे देश में अभी जो जेई और नीट का एग्ज़ाम है वो आज कंडक्ट कराया जा रहा है। साथ में ही आप अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 की, तो आज की डेट में आप देखेंगे वो जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। आप प्लीज़ जाके डाउनलोड करिए और अपने आप को पूरी तरीके झोंक दीजिए पढ़ाई में, जिससे कि आपका जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है वो आप पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तभी आप मेंस में बैठेंगे। तो पूरा अपने आप को एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप उसमें झोंक देंगे, तो फिर आपको प्रीलिम्स जो निकलेगा उसमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि साल भर आपने पढ़ाई करी। इनफैक्ट 4-6 महीना एक्स्ट्रा जो आपको मिल गया है, इससे आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिली। तो इसे पूरी तरीके से मेहनत से पढ़ाई करिए
और यही था तो टोटल आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरी ये सारी स्लाइड्स मेरे टेलीग्राम चैनल IAS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी इश्यूज़ लगते हैं प्लीज़ एड्रेस करिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।